नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। क्या है? भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो जो संघ होगा जिसको हम इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको कनाडा से लिया गया है। जो भारत होगा ये एक राज्यों का एक संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जो संघ होगा वह अविनाशकारी होगा और जो राज्य होंगे वह विनाशकारी होंगे। इसका मतलब यह है कि जो संघ है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, और राज्य को इसको समाप्त किया जा सकता है और इसका कोई अस्तित्व भी नहीं रखा जा सकता है अगर संघ चाहेगा तो। भारत क्या है? ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया है। अनुसूची 1 में, जो अगले वीडियो में हमने आपको अनुसूचियां बताई थी, अनुसूची 1 में जो भी राज्य क्षेत्र एवं संघ के क्षेत्र निर्दिष्ट हैं उनको भाग 1 के तहत माना जाता है, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें कौन और प्लस विदेशों द्वारा अर्जित भूक्षेत्र। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। कौन करेगा? तो वह संसद करेगी। नए राज्यों का प्रवेश में कौन कौन से हैं? जैसे सिक्किम को किया गया था, अंडमान निकोबार को किया गया था, अंडमान निकोबार, इनको क्या कराया गया था? प्रवेश कराया गया था। ये पहले से थे। और नए राज्यों का स्थापना, तो स्थापना जैसे उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। और तेलंगाना, ये किस में आ जाएंगे? राज्यों की स्थापना में। और प्रवेश में सिक्किम और जैसे अंडमान और निकोबार हो गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है संसद जो है वह नए राज्यों का गठन, यानी एक बड़ा राज्य है उसको काटकर 2 छोटे अलग राज्यों में कर सकता है और 2 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। उसको संसद को इतनी शक्ति दी गई है। और राज्य की सीमा क्षेत्र एवं नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। कौन करेगा? तो संसद कर सकती है वह। यही बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद अनुच्छेद 1 व 3 के तहत जो भी कार्य करेगी वह तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर संसद कोई भी कार्य करेगी तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो संविधान संशोधन होता है वह अनुच्छेद
368 के तहत किया जाता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, तो यह इसके तहत नहीं माना जाएगा। जो एक अनुच्छेद 2 और 3 के काम होंगे वह 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, यानी यह संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। नए राज्यों का गठन। नए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले प्रस्तावना लाई जाएगी। प्रस्तावना कहाँ लाई जाएगी? संसद में लाई जाएगी। संसद में एक प्रस्तावना पत्र लाया जाएगा। संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी में प्रस्तावना लाई जाएगी। प्रस्तावना लाई जाएगी, फिर इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। केंद्र के पास भेजा जाएगा। केंद्र जो है वह विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। विचार मानने के लिए जो केंद्र है वह बाध्य नहीं है। फिर अगर केंद्र विचार मान लेता है तो संसद इसे पारित कर देती है। संसद पारित कर देगी और नया राज्य या राज्य की स्थापना हो जाती है। संसद पारित करेगी। साधारण किससे पारित होता है? कौन से बहुमत से ये बिल पारित किया जाएगा? तो यह साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और नए राज्य की गठन या स्थापना हो जाएगी। जो प्रस्तावना है उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाएगा। जो प्रस्तावना है नए राज्यों के गठन के लिए, यह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है। और जैसे मान लीजिए किसी राज्य में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, किसी एक राज्य को तोड़कर दो अलग राज्यों में बनाना है, और या फिर दो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, तो उसके लिए उन राज्यों से सहमति भी लेनी पड़ती है। फिर यह बिल राज्यों के पास भेजा जाता है। राज्यों के पास भेजा जाएगा प्रस्तावना, और उनको यह बिल मानने के लिए राष्ट्रपति एक समय सीमा निर्धारित करेगी कि आप इतने समय में हमें इसका जवाब दे दीजिए इस बिल पर। जो समय सीमा निर्धारित करता है वो राष्ट्रपति करता है। समय सीमा का निर्धारण हमारे संविधान में कुछ नहीं है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है कि कितना समय दिया जाएगा, उल्लेख नहीं है कि कितना समय दिया जाएगा। यह जो बातें थी यह हमारे मूल संविधान में नहीं थी। यह सारी बातें 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा जोड़ी गई। जो ये सारी बातें हैं यह मूल संविधान में ना होकर इसे कौन से 5वें संविधान संशोधन 1955 द्वारा जोड़ा गया। अब जैसे मान लीजिए एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है,
तो राज्य के पास तो भेजा ही जाएगा। तो क्या हमें जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास भी यह बिल भेजना पड़ेगा? तो यूटी के, अगर यूटी प्रभावित होता है, केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होता है, तो उसके पास यह बिल नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि यह तो संसद पहले ही निर्णय कर लेगी। यह जो प्रावधान है वह मूल संविधान में नहीं था। इसको 18वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि जो यूटी है उसके पास इस बिल को नहीं भेजा जाएगा। यह रही नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था, आज़ादी मिली। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान तैयार था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो तब तक हमारे पास भारत में 552 देशी रियासतें थी। कितनी? 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 को मिला लिया गया था, को भारत में मिला लिया गया था। और यह काम किसने किया था? पटेल जी ने यह किया था। और जो तीन देशी रियासतें वो कौन कौन सी थी जो जिन्होंने मिलने से अधिक मना कर दिया? तो पहला था जूनागढ़। इसने मिलने से मना कर दिया। और दूसरा था हैदराबाद। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने मिलने से मना कर दिया। तो जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? तो यहाँ जो शासक था, वह हिंदू था, और जो जनता थी, ज्यादा जनता, वह मुस्लिम थी। तो सरदार पटेल जी ने वहां पर जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह करा दिया। और इसका मतलब है कि जनता जिस तरफ चाहेगी उस तरफ जाएगी। यानी अगर उसका मन हुआ कि वो भारत में मिल जाए तो भारत में मिल जाएगी। अगर जनता चाहेगी कि हम एक स्वतंत्र रियासत बने रहें तो वह बनी रहेगी। क्योंकि जो अंग्रेज थे वह बहुत ही चालाक थे। उन्होंने यह कह दिया था कि किसी को जबरदस्ती भारत में नहीं मिला सकते हैं। अगर वह चाहेगी, कोई भी देशी रियासत चाहेगी तो वह स्वायत्तता बनाए रखेगी। अगर वह चाहेगी कि मैं विलय हो जाऊं तो वह विलय हो जाए। तो जो यहाँ शासक था वह हिंदू था, जनता मुस्लिम थी। इसीलिए वहाँ पटेल जी ने जनमत संग्रह करा दिया और भारत में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिला लिया गया। अब बात आती है हैदराबाद। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा इसको भारत में मिला दिया जाता है। फिर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ भी वही मुद्दा आ जाता है। जो शासक था वह मुस्लिम था और जो जनता थी वह अधिकतर हिंदू थी।
वहाँ पर भी विवाद होते थे। और इसको जो वहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने पहले तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको मिलाने से मना कर दिया। और फिर जब बाहर से आक्रमण होने लगे बाहरी विदेशी राज्यों से, तो एक ऐसी स्थिति बनी कि जब वहाँ के राजा को किसी की आवश्यकता पड़ी, तो पटेल जी ने उनको यह आश्वासन दिया कि आप इस विलय पत्र पर साइन कर दीजिए तो ही हम आपकी सहायता करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारत में मिला दिया गया था। इन तीनों को पूछा जाता है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जब 552 देशी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, तो फिर उसके बाद यह बात आती है कि राज्यों का गठन किया जाए। तो उसके लिए एक भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है जून 1948 को। इसको गठित किया जाता है कि आप यह पता लगाएं कि जो राज्यों का गठन है वह किस प्रकार किया जाए। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे एसके धर थे, डॉक्टर एसके धर इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इसे धर समिति या दर समिति या फिर दर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर एसके धर थे, इसीलिए इनके नाम पर दर समिति भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1949 को दी। और रिपोर्ट में क्या कहा? तो रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन होगा, जो राज्यों का गठन होगा वह प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, ना कि इनका गठन भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन होगा वह प्रशासनिक आधार बनाकर होगा, ना कि भाषा। इस दर समिति की मूल्यांकन के लिए, इसकी मूल्यांकन के लिए जेवीबी समिति बनाई गई। जेवीपी समिति बनाई गई कि जाओ भाई, आप इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसका मूल्यांकन करिए। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था दिसंबर 1949 में। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी, और कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी
सीतारामैया जी, ये 3 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 10 दिसंबर 1948 को दी और 10 दिसंबर 1948 को इनके मूल्यांकन के लिए जेवीबी समिति बनाई गई। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को दी। जब रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में भी इन्होंने कहा कि जो आधार होगा वह प्रशासनिक ही होगा, ना कि भाषा। इन्होंने यही बताया। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग तरफ प्रोटेस्ट होने लगे। तो जो दक्षिण में यह मांग चल रही थी कि जो आधार है राज्यों का गठन के लिए वह भाषा ही हो। इसके लिए श्री रमल्लू जी जो हैं दक्षिण के श्री रमल्लू जी वो 56 दिन के मरणासन पे बैठ गए। जब 56 दिन के मरणासन पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भाषाई आधार पर बनाया गया एक राज्य, एकमात्र बनाया गया जो एकमात्र राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। चूंकि श्री रमल्लू जी जो है वह 56 दिन के मरणासन पर बैठ गए थे, इसी के आधार पर भाषाई आधार पर बनाया गया आंध्र प्रदेश जो है, जो कब बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था भाषाई आधार पर। एकमात्र राज्य है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है।